नमस्कार दोस्तों। लोक प्रशासन की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा। पिछली क्लास में हमको कुछ क्वेश्चंस मिले, हम कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों का। उसमें हमको एक क्वेश्चन, तो एक कॉमन क्वेश्चन मिल रहा था कि इसकी नोट्स हम बना लें कि आप प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, हम बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसको थोड़ा और हम ना और बेहतर कर कर प्रोवाइड कराएंगे। उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, प्यूरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्लास की अंत तक, जहाँ तक, या फिर हम उसको देंगे और अपने वेबसाइट में देंगे। वेबसाइट भी हमारी रेडी है। ज़्यादा 2-3 दिन में वेबसाइट शुरू हो जाएगी, उसमें हम चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। तो वेबसाइट में हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। आप अपनी क्लास नोट्स बना सकते हैं, जो आपको लग रहा है तो आप ना क्विक नोट्स एक क्लास में बना लीजिए। उससे आपको फ़ायदा होगा, खुद से बनाए रहोगे, अपने शब्दों में बना रहोगे, अपने एग्जाम्पल्स लिखे रहेंगे आप, तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राम को लेके था कि टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो हाँ, वो कुछ इशू था, आज हम उसको सॉल्व कर दिए, तो नीचे डाल देंगे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा सवाल इंग्लिश मीडियम वालों का था, तो इंग्लिश मीडियम की नोट्स भी हम बना रहे हैं, साथ ही साथ उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप क्लास देखिए, समझ विकसित कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है। क्लास में बाइलिंगुअल स्लाइड बनाना हमारे लिए मुश्किल, क्योंकि हम स्लाइड नहीं बना रहे, बल्कि हम थोड़ा सा उस तरह से बना रहे हैं कि अ, ये हम पीडीएफ फॉर्मेट में बना रहे हैं अभी, क्योंकि हमको आसान पड़ रहा है ऐसा बनाना। अभी हमारे पास टीम और बेहतर होगी, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल स्लाइड्स बनाएं और बेहतर करें। लेकिन तब तक हम आपको नोट्स प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे इंग्लिश वालों, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो भाई, पहले तो उदारीकरण को समझते हैं हम कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो ये हमारे देश में 1990 के बाद उदारीकरण हमारे देश में आया, जिसको एलपीजी की पॉलिसी बोलते हैं, है ना। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और उनकी सरकार में एलपीजी की पॉलिसी आई, उदारीकरण की पॉलिसी आई। और इसके तहत जो सरकारी उद्यम हैं उनको, जैसे पहले फॉर एग्जांपल पहले एक ही टेलीकॉम कंपनी होती थी, बीएसएनएल। अब कई सारी टेलीकॉम कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, और पहले आइडिया है, डोकोमो था। तो कई सारी टेलीकॉम कंपनी आ गई, तो निजी क्षेत्र को भी महत्व देना शुरू कर दिया, इकोनॉमी को खुला छोड़ दिया कि आप कंपटीशन कीजिए, बाहर की कंपनियां हमारे देश में आए, कंपटीशन करें, जो बेहतर होगा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था को उदार करने की नीति, और प्राइवेटाइजेशन मतलब कि निजीकरण की नीति, कि आप अब निजी क्षेत्र भी आकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, वो भी अपनी कंपनियां खोल सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब दूसरे देश के कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ की कंपनी वहाँ जाएंगी, जिससे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और उससे हमारी इकोनॉमी का बूस्ट करेगी। तो ये नीति 1990 के बाद हमारे देश में आई, और कमोबेश ये नीति सभी देशों में 1990 के बाद देखने को हमको मिलती है, क्योंकि रूस भी टूट गया था, मतलब यूएसएसआर भी टूट गया था 1991 में, 1990s में। तो सारे देशों में उदारीकरण की एक लहर चली 1990 के बाद। अमेरिका तो पहले से लिबरल था, और भी यूरोप के देश, कई देश पहले से लिबरल थे, लेकिन बाकी देशों में उदारीकरण की नीति देखने को मिला 1990 के बाद। तो उदारीकरण से लोक प्रशासन में क्या परिवर्तन देखने को मिला, हम इसमें समझेंगे। इस यूनिट में हम ये भी समझेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या होता है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो भाई, ये तो हो गया इंट्रो। अब देखते हैं पहले लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। वैसे तो पिछली क्लास की में इसकी परिभाषा पे हम बात की है, लेकिन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या होते हैं, दोनों को आज समझेंगे। लोक प्रशासन देखिए, जैसे ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये डॉक्टर हैं। तो इससे आप ये समझ ली कि सरकारी संस्थाओं द्वारा जनहित में किया गया प्रशासन लोक प्रशासन कहलाता है। एकदम साधारण परिभाषा हम इसकी बनाए हैं, हम लोग इसकी साधारण परिभाषा लिखने की कोशिश की कि आपको याद हो जाए एक बार में। सरकारी संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्था मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा
इसको हम कर लेते हैं ब्लू, है ना। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा जनहित में किया गया प्रशासन। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं भाई? जैसे पुलिस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर सरकारी अस्पताल है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इनके द्वारा जनहित में किया गया कार्य, जनता की भलाई के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है, ये याद हो जाएगी। इनका लक्ष्य क्या होता है भाई? तो देखो भाई, लक्ष्य क्या होता है सरकारी अस्पताल का, पुलिस का, अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल हो गई, विश्वविद्यालय हो गए, इनका उद्देश्य क्या है? इनका अल्टीमेट एम क्या है? जन कल्याण, जनता का कल्याण करना। तो लक्ष्य है इनका जन कल्याण, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस देना, समाज में सभी को बराबरी का हक दिलाना, पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, उत्तरदायित्व लाना जनता में। ये इनका उद्देश्य है। उदाहरण क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कई उदाहरण है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, ग्रामीण विकास विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। ये सारे क्या हैं? लोक प्रशासन के उदाहरण हैं। हम अपने आसपास इसको देखते ही हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे निजी प्रशासन क्या होता है भाई। तो ये देखो, ये सोने और गहने से लदे हुए उद्योगपति आप देख पा रहे हो, ये लोक प्रशासन नहीं है, ये निजी प्रशासन है। मतलब ये कोई जनता के लाभ के लिए काम नहीं करते, ये अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो निजी प्रशासन क्या होता है भाई? निजी प्रशासन का तात्पर्य है व्यक्तिगत या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाला प्रबंधन या संचालन। क्या है? व्यक्तिगत या व्यावसायिक संस्था। जैसे हो गई, हम अभी अंबानी का एक इमेज देखें तो अंबानी जो है एक व्यक्तिगत हैं, ये अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। तो अंबानी हो गए, टाटा हो गए, जो अलग अलग कंपनी है हमारे देश में, उनके द्वारा किए गए प्रबंधन, मैनेजमेंट, और अपनी कंपनी के लिए जो चलाने के लिए प्रशासन चलाते हैं वो क्या कहलाता है? निजी प्रशासन कहलाता है। लक्ष्य क्या है इनका? तो लक्ष्य तो एकदम साधारण सा है, लाभ कमाना। कोई भी आदमी क्यों व्यवसाय करता है? लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। उत्पादकता बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है। कोई अगर मान लो किसी के जूते की फैक्ट्री है, तो वो ये चाहेगा ना कि उसके जूते अधिक से अधिक बिकें, वो अच्छी क्वालिटी के जूते बनाए और उसके जूते बहुत ज़्यादा बिकें। तो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा वो लाभ कैसे कमाएंगे, उत्पादन कैसे बढ़ेगा उनका, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? टाटा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, इन्फोसिस, अमेजॉन, जेफ बेजोस का अमेजॉन है। ये क्या है? ये निजी प्रशासन है। तो सिंपल परिभाषा तो हम इनकी समझ लिए। अब इनके बीच अंतर देखेंगे भाई कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या होता है। अंतर को कुछ देखो इस तरह से हम डिज़ाइन किए कि एकदम एक बार में याद हो जाए। कुछ पहलू हैं, जैसे कि चरित्र। तो भाई लोक प्रशासन राजनीतिक चरित्र का होता है और निजी प्रशासन अराजनीतिक चरित्र का होता है। मतलब कि लोक प्रशासन राजनीतिक चरित्र का होता है, मतलब नेता मंत्री हम चुनते हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो जाके प्रशासन को चलाते हैं। तो ये राजनीतिक प्रकृति का होता है। जबकि निजी प्रशासन में हम कंपनी के एमडी, कंपनी के कर्मचारियों को थोड़ी चुनते हैं। वो तो भाई जो काबिल लोग होते हैं उनको कंपनी खुद चुनती है मुनाफे कमाने के लिए, है ना। दूसरा लक्ष्य देख लेते हैं। लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है लोक सेवा, मतलब जनता की सेवा करना। साधारण सा लक्ष्य है कि पुलिस का काम क्या है? कि जनता की सेवा करना, समाज में अपराध ना हो, है ना। शिक्षक का काम है कि अच्छे से शिक्षा देना, बच्चे पढ़ें और देश आगे बढ़े। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य जनता की सेवा। निजी प्रशासन का क्या लक्ष्य होता है भैया? लाभ कमाना। कोई जनता से लेना देना है नहीं, लाभ कमाना। नियंत्रण, तो लोक प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? विधायिका का नियंत्रण होता है। कि मान लो लोक प्रशासन सही से नहीं काम कर रहा है तो विधायिका का नियंत्रण होता है अभी, ठीक है। तो ऐसे आप कई बार देखोगे कि कई बार ऐसे प्रशासकों को मंत्री जी का फ़ोन आता है और उनको बोलते हैं कि सही तरीके से काम करो अपना, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे। कलेक्टर हो गए, आईएएस, आईपीएस, इन सब का ट्रांसफ़र होता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विधायिका के द्वारा इनको इनका ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, तबादला कराया जा सकता है, इनको बहुत नियंत्रण रखा जाता है। तो लोक प्रशासन नियंत्रित होता है किससे? विधायिका द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा। निजी प्रशासन किससे नियंत्रित होता है? निजी प्रशासन नियंत्रित होता है मालिक से।
कंपनी का मालिक जो चाहेगा वो होगा, मतलब मुकेश अंबानी चाहेगा तो जियो में किसी कर्मचारी को नियुक्त भी कर सकता है, वो चाहे निकाल भी सकता है। अगली चीज है वित्त। तो वित्त पैसा कहाँ से आता है, तो बाह्य नियंत्रण होता है, मतलब बजट बनता है, देश का एक बजट बनता है, आप लोग तो पढ़ते भी हो छत्तीसगढ़ का बजट। बजट बनता है और उससे नियंत्रित होता है लोक प्रशासन की किस विभाग को कितना रुपए अलॉट होने वाला है। ये पूरा नियंत्रण कहाँ से होता है, बजट से। निजी प्रशासन आंतरिक बजटीय निर्णय होता है, कंपनी खुद डिसाइड करती है कि कहाँ पे कितना वित्त खर्च करना है। अगली बात उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व आप देखोगे ना तो लोक प्रशासन जनता और सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। लोक प्रशासक इसीलिए तो इनको बोलते हैं ना कि लोक सेवक बोलते हैं। लोक सेवक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना, आप लोग लोक सेवक बनेंगे। पब्लिक सर्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसकी, जनता के सेवक हैं, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं ये निजी प्रशासन किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई, ये शेयर धारकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उनके स्टेक होल्डर हैं, जो उनके शेयर धारक हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, लोक प्रशासन में पारदर्शिता, आरटीआई, ये सब रखा जाता है कि रोज ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी हो प्रशासन, आरटीआई के जरिए उसमें नियंत्रण रखने की कोशिश की जाती है। वहीं निजी प्रशासन में गोपनीयता के एथिक्स को, मतलब प्राइवेसी, एथिक्स और प्राइवेसी को ध्यान दिया जाता है। लाइक मैं एग्जांपल दूं तो अगर किसी विभाग में कुछ गड़बड़ी है तो आप आरटीआई लगा सकते हो और आप ये निश्चित कर सकते हो कि 30 दिन के अंदर आपको मिले, जो भी आपको जवाब मिले। मान लीजिए आप मेंस लिखे और आपको मेंस की कॉपी आप मंगा सकते हो कि भाई मेरे को किस विषय में कितना नंबर मिला, मेरे को जानना है, आप अपनी कॉपी निकाल सकते हो। लेकिन वहीं आप कोका कोला का फार्मूला जान सकते हो क्या, कि कोका कोला किस फार्मूले से बनता है, कैसे बनता है। कंपनी कभी भी उसको शेयर नहीं करती, कोका कोला की कंपनी उसको छुपा के रखी है, शेयर नहीं करती, क्योंकि कंपनी बोलती है कि ये हमारा गोपनीय फार्मूला है, इसको हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम शेयर कर देंगे तो दूसरा कोई बना लेगा और हमारा लाभ, हमको घाटा होगा, हम नहीं चाहते कंपटीशन बढ़ाना, तो वो शेयर नहीं करती। तो लोक प्रशासन पारदर्शिता और आरटीआई चलता है इसमें, और यहाँ गोपनीयता होता है निजी प्रशासन में। प्रेरणा क्या मिलती है, तो सेवा भावना है लोक प्रशासन की प्रेरणा, और निजी प्रशासन की है लाभ कमाना, बोनस कमाना, प्रेरणा का स्रोत है। तो ये तो इन दोनों में अंतर है, इतने सारे अंतर आप लिख दोगे, 8 7 8 9 अंतर हैं ये, इतने में आपका आराम से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या केवल अंतर है, इसमें कोई समानता नहीं है, तो बिल्कुल समानता भी है। लाइक पोस्ट कॉर्ब दोनों में होता है। अब पोस्ट कॉर्ब क्या है, कल की क्लास में हम पढ़े हैं, आप उसको देख लीजिएगा। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म है, पी से हो गया प्लानिंग, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। और ये सब चीज़ें जो हम कल डिस्कस भी किए थे कि प्लानिंग लोक प्रशासन भी होती है, निजी प्रशासन में भी होती है। स्टाफिंग, स्टाफ की ज़रूरत, कर्मचारियों की ज़रूरत लोक प्रशासन में भी है, निजी प्रशासन में भी है। डायरेक्टिंग मतलब कि निर्देशन देना लोक प्रशासन में भी होता है, निजी प्रशासन में भी होता है। तो ये चीज़ें हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग दोनों में होती है। तो ये जो पोस्ट कॉर्ब है दोनों संगठनों में पाया जाता है, ये समानता है दोनों की। ये तो आपका पहला समानता है। हेरारकी, पद सोपान दोनों में पाया जाता है। अब हेरारकी क्या है भाई, अब इस तरह की हेरारकी होती है किसी संगठन में, जो उच्च स्तर पे बैठा कर्मचारी, जो ऑफिसर है, वो निम्न स्तर पे बैठे कर्मचारी को आदेश देता है, ये कर्मचारी अपने नीचे के कर्मचारी को आदेश देगा और ये इधर वाले को देगा। तो एक दूसरे से एक हायरार्की होती है जिससे संगठन सही तरीके से काम करे। अब ये हायरार्की आपको लोक प्रशासन में भी देखने को मिलेगी, मतलब सरकारी विभाग में भी देखने को मिलेगी कि कोई कॉलेज है तो उसका प्रिंसिपल होता है, फिर डीन होता है, फिर डीन के बाद आपका डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है, उसके बाद नॉर्मल प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, एडहॉक होगा, ऐसा लाइक एक हायरार्की होती है। उसी तरह से निजी प्रशासन में भी हायरार्की होती है, दोनों में समानता है ये वाली। प्रबंधन के सिद्धांत जैसे हेनरी फयोल के हो गए, गुलिक के, उर्विक के, ये जो प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं ये दोनों में लागू होते हैं, लोक प्रशासन में भी होते हैं और निजी प्रशासन में भी होते हैं। मानव संसाधन की जरूरत दोनों जगह होती है ना। तो ये कुछ इनमें समानताएं हैं, आप इन 4 5 6 समानताएं आप लिख देना। अब हम देखेंगे कि उदारीकरण, जो हम लोग शुरू में बात किए थे
कि उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है लोक प्रशासन पे। क्या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा या फिर कुछ प्रभाव पड़ा है? ठीक है, तो लोक प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ा है? पहला प्रभाव पड़ा है पीपीपी मॉडल। अब ये मॉडल आप लोग बहुत देखते होगे आजकल, तो आपके लिए ये मॉडल नया नहीं है। मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से और आरोप लग रहा है कि देश एक तरह से इसी मॉडल पे काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो पीपीपी मॉडल बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है भाई? इस तरह से आप ये एक ना देख लो इमेज। ये मान लो गवर्नमेंट है और ये मान लो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी है। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है कि सरकार अब निजी कंपनियों के साथ मिलकर योजनाओं को संचालित करेगी। सरकार और निजी कंपनी दोनों साथ मिलकर काम करेगी। देखो, सरकार ना नियम बहुत अच्छी पॉलिसी तो बनाना जानती है, लेकिन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में सरकार में कई बार गड़बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि सरकार उतनी ज़्यादा कार्यकुशल ना हो, उसके कर्मचारी उतने दक्ष ना हो। जैसे मान लीजिए एक हाईवे बनाना है, अब सरकार खुद बनाना चाहेगी हाईवे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना, क्योंकि दक्षता की कमी हो सकती है, कर्मचारियों की कमी हो सकती है, और भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी? निजी कंपनियों को अपने साथ लाएगी और निजी कंपनी को ठेका देगी कि भाई आप हाईवे बनाओ। हाईवे बनाने के बाद आप वहाँ पे टोल गेट बनाओ, उससे रेवेन्यू जनरेट करो। तो ऐसे करके प्रॉपर सरकार मदद लेती है प्राइवेट कंपनी की और दोनों मिलकर काम करती हैं। तो ये बोलते हैं पीपीपी मॉडल। और उदारीकरण के बाद ये पीपीपी मॉडल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लोक प्रशासन में क्या परिवर्तन आया उदारीकरण के बाद? पीपीपी मॉडल देखने को मिला। हाईवे निर्माण, बिजली वितरण, सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हूँ मैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निजी ठेकेदारों की भागीदारी हुई, निजी ठेकेदारों की मदद ली गई। नई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग। अब सरकार भी कुछ मैनेजमेंट की ना मेथड्स यूज़ कर रही है। अब आप देखोगे कि एमबीए ग्रेजुएट्स कई हैं, वो सरकार के साथ मिलके, या फिर जो मैनेजमेंट का ज्ञान है जिनको, या इकोनॉमी का ज्ञान है, वो लोग सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं वो? जैसे नई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते हैं सरकार में। एक प्रबंधन तकनीक है TQM। अब ये क्या होता है भाई? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इस प्रबंधन तकनीक का उपयोग करते हैं कि क्वालिटी का मैनेजमेंट सही से हो पाए। ई गवर्नेंस का उपयोग। ई गवर्नेंस क्या है? इस सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग सरकार में। परफॉर्मेंस अप्राइजल, जैसे कोऑपरेटिव तकनीक की परफॉर्मेंस सही से हो रहा है कि नहीं, अगर सही से हो रहा है तो अप्राइजल दिया जाए। तो इन ये सब चीज़ें ना कॉर्पोरेट में यूज़ होती हैं, मतलब अभी कंपनियों में यूज़ होती हैं। वैसे तो TQM हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, परफॉर्मेंस अप्राइजल जैसी चीज़ें ये कंपनियों में यूज़ होती है, लेकिन अब सरकार भी इसका यूज़ कर रही है। तो ये किसका प्रभाव, किस वजह से हुआ है? ये हुआ है उदारीकरण की वजह से। सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ी है। अब आप पूछोगे कि पारदर्शिता कैसे बढ़ी है? ई गवर्नेंस से आपको लगता है ना, ये ई गवर्नेंस एक टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस की मदद से अब आपको पता चल जाएगा अपने घर में बैठ के कि आप किसी फॉर्म को भर दोगे, उस फॉर्म को भरने के बाद कितने लोग फॉर्म भरे हैं और कितने लोगों को किसको कितना नंबर मिला है, आपको सारी चीज़ें घर बैठे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में पता चल जाएगी। तो यहाँ पे घपलेबाजी का, घूसखोरी का चांस बहुत कम हो जाता है ई गवर्नेंस की मदद से। आपके फ़ोन में सीधा खाते में आपके पैसा आएगा सीधा। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT बोलते हैं जिसको, सीधा पैसा आएगा। अब सीधा पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिचौलिया जो है वो आपका पैसा खा जाए। हमारे देश में बिचौलिए ऐसे हैं कि वो अभी भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं पैसा खाने का, लेकिन पारदर्शिता बढ़ी है, जवाबदेहिता जरूर बढ़ी है। इससे प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने से जवाबदेहिता बिल्कुल बढ़ी है। पहले जितना भ्रष्टाचार था वो बिल्कुल थोड़े मात्रा में तो कम हुआ है। ठीक है, निजीकरण कि अब उदारीकरण के बाद ये हुआ कि सरकार कई ऐसे उद्यम जो सही से नहीं चल रहे थे, सरकार उनको प्राइवेट कंपनियों को उसका स्टॉक्स बेच दी। लाइक आप देखोगे कि किंगफिशर का स्टॉक्स बेचा गया। एक किंगफिशर जो एयर इंडिया, नहीं किंगफिशर नहीं, मेरे सॉरी, एयर इंडिया को बेचा गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कई सार्वजनिक उपक्रमों पर निजी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे एयर इंडिया हो गया, BSNL का कुछ आंशिक
रूप से निजीकरण किया गया। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जब सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है, ऐसे उद्यम जो जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको सरकार निकाल देती है। ठीक है। तो निजी प्रशासन में क्या प्रभाव पड़ा है भाई? ये तो जितने प्रभाव हम देखें ये लोक प्रशासन में पड़े हैं उदारीकरण के कारण। निजी प्रशासन में भी कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अब प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अब आप देखोगे कि छोटी छोटी चीज़ों में आप देख लो कि पहले क्लॉथिंग ब्रांड्स जो कपड़े हैं, अब पहले जब 1990 से पहले ऐसा रहा होगा कि भारत में जो कपड़े हम पहनते थे, यहीं के जो बुन मतलब यहीं की जो कंपनियां हैं उनके कपड़े पहनते थे। 1990 के बाद कई सारी फॉरेन ब्रांड्स आई, लेवाइस आया और कई ब्रांड्स आई, और उसके कारण यहाँ की कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अब प्रतिस्पर्धा भाई लॉन्ग वे में, एक लॉन्ग रेस में लाभदायक होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण शुरू में तो हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन अगर इन लोग ग्लोबल कंपटीशन के आधार पे अपने प्रोडक्ट को बेहतर करें, अपना मैनेजमेंट सुधारें, तो हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, फिर हमारा प्रोडक्ट उनके देश में बिकेगा। तो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा बढ़ी है उदारीकरण से। ठीक है। नवाचार आया है भारतीय कंपनियों में ना, नवाचार देखने को मिला है, उत्पादकता बढ़ी है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब आए हैं हमारे देश में। अब इनकी वजह से हमारे देश के भी कुछ कंपनियां आगे बढ़ी, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट और कई सारी हैं, जिनको लगा कि भाई हमको भी उसी तरह काम करना चाहिए। तो केवल इससे घाटा नहीं हुआ है, इससे प्रॉफिट भी हुआ है। कई सारे ऐसे स्मॉल रिटेलर जो घर में छोटे छोटे काम करते थे, अब वो फ्लिपकार्ट में अपने को लिस्ट कर लिए हैं, और वो घर में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बढ़िया बॉक्स में भर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो फायदा भी हुआ है। अगली बात CSR। अब ये CSR क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनियों का एक जवाबदेहिता होती है, कंपनियां समाज के प्रति जवाबदेह बन रही हैं। अब कंपनियां केवल लाभ कमाने पे ध्यान नहीं है, बल्कि जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था, वैसे तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कंपनियां वो कभी नहीं करेंगी, लेकिन एक स्मॉलर वे में कि आपका जो प्रॉफिट है, मान लो आप 1,000 करोड़ कमा रहे हो, तो आप 2 करोड़, आप कुछ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी आप समाज की भलाई में खर्च करो। अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट आप समाज में खर्च करो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, बाथरूम्स बनाओ, है ना, टॉयलेट बनवाओ। तो कंपनियां क्या कर रही हैं? समाज के प्रति अपना जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसको बढ़ाने के लिए CSR के तहत खर्च कर रही पैसा। तो ये तो भाई अ, उदारीकरण का प्रभाव पड़ा है निजी प्रशासन में। निष्कर्ष के साथ आप कह सकते हो कि उदारीकरण ने लोक और निजी प्रशासन के बीच पारंपरिक सीमाओं को धूमिल कर दिया है। जो लोक प्रशासन अब निजी प्रशासन की तरफ जा रहा है, मतलब आप एक तरह से ये कंक्लूजन में दे सकते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, PA जो है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कुछ चीज़ों में, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है वो देखने को मिल रहा है ना। वहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को फॉलो कर रहा है, नवाचार ला रहा है, अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर रहा है। तो अब ये हमको देखने को मिल रहा है ना। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की दक्षता, तकनीक, नवाचार अपनाया, वहीं निजी प्रशासन ने सामाजिक दायित्वों को स्वीकार कर लोक प्रशासन की तरफ बढ़ा। तो आधुनिक शासन प्रणाली में दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, और जनहित के विकास में, जनता के कल्याण के लिए इनके संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। आप ऐसा एक कंक्लूजन निकालिएगा कि दोनों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दो और प्राइवेट कर दो हर चीज़, और ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट ख़त्म कर दो और पब्लिक कर दो। USSR नहीं बनाना है हमारे देश को, ना ही US बनाना है। आपको इंडिया में ही यहाँ का मॉडल लाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो आप अपना एक इसमें कंक्लूजन दीजिएगा। ठीक है। तो ये एक टॉपिक हम देख लिए, इसको आप अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आप लोग क्लास नोट्स में लिख लीजिएगा, और हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे भी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा, 3 टॉपिक आज लेके आए हैं हम। दूसरा टॉपिक है हमारा नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई। ये जो आदमी है ना, इनका नाम है ड्वाइट वाल्डो इनका नाम है।
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई। कहाँ आया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अमेरिका में आया है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली अमेरिका में ही अधिकतम आई है उसकी चीज़ें। अभी जितने भी थिंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिखेंगे हमको, मैक्सिमम थिंकर अमेरिका के ही दिखेंगे। ठीक है। जब वहाँ सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक असंतोष चरम पे था। अमेरिका में ऐसे ही नहीं आया नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ बहुत ज़्यादा असंतोष था, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। परंपरागत लोक प्रशासन के प्रति लोगों का असंतोष था। लोग परंपरागत रूप से जो लोक प्रशासन की जो बातें थी उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और इस कारण से नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति होती है। तो क्या भाई, क्यों असंतोष का था लोगों का, वो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि उद्भव का क्या कारण है। उद्भव का पहला कारण तो हम देख लेंगे सामाजिक राजनीतिक कारण। अरे, अमेरिका में क्या सामाजिक प्रॉब्लम थी? तो पहली प्रॉब्लम थी शीत युद्ध की अस्थिरता और भय का माहौल। अमेरिका उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था पूरे दुनिया में। कोल्ड वॉर में क्या था, एक तरफ यूएस था, दूसरे तरफ यूएसएसआर था, जैसे कि आप जानते हो। शीत युद्ध के कारण भय का माहौल था कभी, क्योंकि आप 1962 में देखोगे तो एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है कि अमेरिका के बगल में छोटा सा देश है क्यूबा, वहाँ पे अपनी मिसाइल तैनात कर देता है यूएसएसआर, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर का दोस्त होता है, तो वहाँ पे कर देता है। और इस मिसाइल की रेंज पूरे अमेरिका तक होती है, तो अमेरिका डर जाता है। अभी आप देखोगे रिसेंटली कि इसराइल डर गया था कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बना रहा है करके, तो वैसे ही अमेरिका 1960 में तो डरेगा ही। इसके कारण बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। और भी कारण थे जिस वजह से कोल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा असंतोष था, डर का माहौल था। ठीक है, तो एक तो कारण ये हुआ नवीन लोक प्रशासन के आने का। वियतनाम युद्ध और उससे उपजा असंतोष। देखिए, अमेरिका अपने को ग्लोबल पावर दिखाना चाह रहा था, और इस कारण से वो वियतनाम में अपनी सेना घुसा देता है। क्योंकि आप वियतनाम का जब आप पढ़ोगे तो वियतनाम दो भाग होते हैं, और उसमें यूएसएसआर से समर्थित सरकार बन जाती है, वहाँ पे सरकार बन जाती है, साम्यवादी सरकार बन जाती है, और इस कारण से अमेरिका की सेना वहाँ पे घुस जाती है, और इसमें अमेरिका की सेना को बहुत ज़्यादा घाटा होता है। आप जब वियतनाम का वॉर पढ़ोगे तो आप पढ़ना कि किस तरह से वियतनाम के जो लोग हैं अमेरिका के सैनिकों को ट्रैप में फंसा फंसा के मारते हैं। बहुत ज़्यादा अमेरिका को एक तो घाटा होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, दूसरा बहुत लोग मरते हैं अमेरिका के सैनिक वहाँ। तीसरा, अमेरिका के लोगों के दिमाग में होता है कि यार अपने देश में रहो ना, तुम हर जगह क्यों घुस रहे हो, जाके हर जगह क्यों टांग फंसा रहे हो। और वहाँ के लोगों में बहुत असंतोष हो जाता है कि वापस बुलाओ सेना को, और दबाव में सरकार को आखिरकार सेना वापस बुलानी भी पड़ती है। तो अमेरिका की सेना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से हार का सामना करना पड़ता है। हार तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा घाटा होता है उनको। अगली बात, अश्वेत नागरिक आंदोलन। अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो जाते हैं अमेरिका में, कि जो अश्वेत लोग हैं वो आंदोलन कर देते हैं कि भाई हमको अपना राइट चाहिए। और युवा जो होते हैं, यंग लोग जो होते हैं, वहाँ के कुछ यंग जो फिलोसफर होते हैं, वो बोलते हैं कि हम घिसी पिटी फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते, जो आप 50 साल पहले दे के चल दिए, वुड्रो विल्सन दे के चल दिया, एल डी वाइट दे के चल दिया है। हम अपने नए सिद्धांत बनाएंगे भाई। तो इस वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उद्भव होता है। तो एक तो ये सामाजिक कारण हुआ, दूसरा विद्वान भी थे। केवल सामाजिक कारण से क्या होता है, अगर सामाजिक परिस्थिति तो है लेकिन कोई विद्वान ही नहीं होते तो कौन देता ये सब, है ना। तो विद्वानों की भी पहल हुई। जैसे कौन विद्वान हुए, जिनकी फोटो आप देखे ऊपर में, एक तो है ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो अपनी एक बुक लिखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, 1968 में। 1968 में इनकी एक बुक आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। इसको आप मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो कि लोक प्रशासन जब टर्बुलेंस, मतलब जो विमान टर्बुलेंस आता है ना, थोड़ा सा लड़खड़ाता रहता है, तो लड़खड़ाने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसको लेके इन्होंने अपनी बुक लिखी। उसी समय शिक्षा को लेके एक हनी रिपोर्ट दी जाती है 1967 में, हनी रिपोर्ट। और हनी रिपोर्ट में लोक सेवा शिक्षा में मूल्य और सामाजिक सरोकारों को समावेश होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि लोक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस जो है, लोक सेवक जो है,
मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, इसमें क्या होना चाहिए भाई, मूल्य होना चाहिए, वैल्यूज को महत्व दो। केवल आप ये मत देखो कि अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए, आप इसमें क्या महत्व दो, मूल्यों को। सामाजिक सरोकार, समाज को, समाज सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समता को महत्व दो, तो समाज को महत्व दो, ऐसा हनी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में बोलती है। फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है उसी साल 1967 में, और प्रशासन की भूमिका पर पुनर्विचार किया जाता है कि प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो भाई ये तो हो गया कुछ विद्वानों की पहल, ये सब विद्वान लोग मिलके ये 3 चीज़ करते हैं, आप इनको याद रखिएगा। एक तो डॉल्ट वाल्डो उसी समय बुक लिख देते हैं, उसी समय विद्वान लोग मिलके एक हनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, और विद्वानों की एक सम्मेलन होता है फिलाडेल्फिया में, जिसमें भी वो बोलते हैं कि प्रशासन में बदलाव आने चाहिए। कुछ चीज़ें जो मैं ऊपर उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं बताऊंगा ये। अब देखो भाई, उद्भव कब हुआ इसका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? उद्भव इसका हुआ 1960 में अमेरिका में, सामाजिक राजनीतिक असंतोष के दौरान। अब ये आपको पता ही है, इसलिए ये चार्ट मैं बाद में बता रहा। प्रमुख व्यक्ति कौन है, तो डॉइट वाल्डो हैं। अब डॉइट वाल्डो से ही इस के बुक से ही ये नए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई, इसीलिए वो इसके पिता भी हैं। फ्रैंक मैरिनी और जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, 3 लोगों को याद रखना, ये तो मेरे को एकदम याद हो गए हैं एकदम, ये 3 नाम, इतना इनकी बुक भी देखा हूँ मैं। डॉइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी और फ्रेडरिक्सन, 3 लोग इसके व्यक्ति हैं। सम्मेलन कब हुआ, तो 3 सम्मेलन इसके हुए जो हम आगे देखेंगे। प्रकृति क्या थी, इसको भी हम आगे देखेंगे, इस बॉक्स में क्या ही देखना, जब डिटेल में लिख के लाई हूँ मैं, तो इस बॉक्स में पढ़ने से क्या फ़ायदा भाई। हाँ, ये देखो, मिनोब्रुक सम्मेलन को देखो। मिनोब्रुक सम्मेलन को ना यंग टर्क्स का सम्मेलन बोला जाता है, युवा तुर्कों का सम्मेलन। मतलब एकदम यंग लोग थे जिनके अंदर आक्रोश था, कुछ कर गुजरने का जुनून था, ऐसे युवाओं का सम्मेलन था ये मिनोब्रुक सम्मेलन। अब मिनोब्रुक सम्मेलन कहाँ हुआ? मिनोब्रुक सम्मेलन एक सिराक्यूस करके यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की, उसका न्यूयॉर्क में है अमेरिका के, उसके मिनोब्रुक करके एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है ना, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये सम्मेलन हुआ, इसलिए इसका नाम मिनोब्रुक सम्मेलन पड़ गया उस कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम पे। ये देखो, ये कुछ थिंकर दिख रहे हैं आपको, है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि पसंद नहीं करते ना पुलिस वाले, ये लाइक जेएनयू जैसा था कि वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बातें कर रहे थे इन लोग। इसके नेतृत्व किसने किया? ड्वाइट वाल्डो ने किया, ठीक है। और विषय क्या थे? लोक प्रशासन की प्रासंगिकता और पहचान का संकट। ये चाहते थे कि लोक प्रशासन की रिलेवेंस को बनाए रखा जाए, प्रासंगिकता को बनाए रखा जाए, और पहचान के संकट को खत्म किया जाए। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे कहीं पे, हाँ, तो प्रासंगिकता और पहचान का संकट, तो इनके सामने ना, इनके कुछ विषय थे। ये बोलते थे कि भाई लोक प्रशासन को हमको प्रासंगिक बनाना है। प्रासंगिक बनाने का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक बनाने का मतलब होता है रिलेवेंट बनाना है। देखो, कई बार क्या होता है कि फिलॉसफी सुनने और चर्चा करने में तो बहुत मज़ेदार होती है। क्या होता है, हम लोग कई फिलोसफिकल टॉपिक पे बात करते हैं कि आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, भूत प्रेत है कि नहीं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना ये, कि भूत होता है कि नहीं। एकदम इंजॉय करते हैं हम लोग ऐसी बातें बातें करके कि अरे यार, हम लोग रात में बैठ के बिस्तर में लेटे लेटे वो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं जिसमें वो बताता है कि मैं 4 भूत पकड़ा हूँ, अपने अपने पास रखा हूँ 4 भूत पकड़ के। सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन क्या उससे वो चीज़ रिलेवेंट है? क्या हमारे जीवन में वो बातें प्रासंगिक है? तो आंसर है कि नहीं है प्रासंगिक। हमको जान के क्या करना है भूत है कि नहीं, रहेगा भी तो अपने घर में रहे, वो हम हमारे लिए काम का नहीं है वो भूत। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए अलग अलग विचारक, जैसे एक FW टेलर आए और कई से विचारक अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन वो सिद्धांत कोई व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक नहीं थे। वो सुनने में, पढ़ने में, बात करने में तो अच्छे थे, लेकिन समाज में प्रासंगिक नहीं थे। और ड्वाइट वाल्डो और ये यंग टर्क्स बोले, ये जो युवा बोले कि भाई ऐसे सिद्धांतों की हमको कोई ज़रूरत नहीं, और हम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करेंगे जो प्रासंगिक हों। तो पहला तो इनका कंसर्न था प्रासंगिकता। दूसरा था मूल्य, कि भाई हम वैल्यूज़ को फिर से महत्व देंगे, तो हम फिर से मूल्यों को महत्व देंगे, क्योंकि प्रशासन में मनुष्य काम करते हैं, मशीन काम नहीं करती।
और मनुष्य, कुछ मूल्य होते हैं मनुष्य के। मनुष्य कभी ऐसा हो सकता है कि वो लो फील कर रहा है, हो सकता है कि, है ना, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो घर में झगड़ा करके आया है, 10 चीज़ें हो सकती है, माँ बीमार है उसकी, और ऐसे आदमी से आप 15 घंटा काम की अपेक्षा करोगे और एकदम अच्छे तरीके से वो काम में ही ध्यान दे और कुछ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आदमी मनुष्य है और उसको मूल्यों को भी, वैल्यूज़ को भी महत्व देना पड़ेगा, मनुष्य की तरह उसके साथ बर्ताव करना पड़ेगा, है ना। अगली चीज़ ये बोले समता, कि ये बोले कि ऐसा मत करो कि प्रशासन में कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब और गरीब हो जाए, अमीर इतना अमीर हो जाए कि किसी को खरीद सके और गरीब इतना गरीब हो जाए कि अपने आप को बेचना पड़े। इस तरह की इनइक्वालिटी देश में नहीं आनी चाहिए, बल्कि समता आनी चाहिए। तो तीसरा इनका क्या कंसर्न था? समता। और समता लाने के लिए क्या चौथा था? परिवर्तन, चेंज। तो भाई ये 4 इनके विषय थे जो मैं ऊपर भी लिखा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे बताया कि मिनोब्रुक सम्मेलन, पहले मिनोब्रुक सम्मेलन जो कि 1968 में हुआ, इसके अध्यक्ष डाइट वाल्डो जी थे। इनके क्या विषय थे? प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। दूसरा सम्मेलन होता है 1988 में। अब इसको याद करना एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है, क्योंकि 68 से 88 मतलब 20 साल बाद, 88 से 2008 मतलब 20 साल बाद, और 2008 के बाद कब होने वाला है? अभी होने वाला है 2028 में, है ना। और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग इस सम्मेलन में जाओ, क्योंकि अब ये काफ़ी प्रेस्टिजियस बन चुका है। जब शुरू हुआ था तब तो ये लोग पीटे गए थे, लेकिन अब आप जाओगे वहाँ तो काफ़ी सम्मान मिलेगा आपको। तो ये जब हो तो बस अभी 3 साल बाद होगा फिर से सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन हुआ 1988 में, जॉर्ज फेडरिक्सन इसके अध्यक्ष थे, और ये तकनीकी और आर्थिक सुधार की बात कर रहे थे। देखो पहले का बस आप ये लक्ष्य याद रखो, बाकी का उतना याद रखने की जरूरत है नहीं। तीसरा सम्मेलन 2008 में होता है, और रोज मैरी करके इसकी अध्यक्ष होते हैं, रोज मैरी ओ लीरी। और ये नेटवर्किंग, मतलब अभी क्या होता है, सूचना क्रांति हो चुकी होती है 2000 के बाद। तो सूचना क्रांति के दौर में लोक प्रशासन की क्या प्रासंगिकता होगी, इस पे चर्चा होती है, ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। तो अरे हाँ, ये देखिए यही चीज़ें फिर से आ गई, यही सवाल भी आ जाता है कि नवीन लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य क्या हैं, 4 गोल क्या हैं। अब इस पे ही बात की है हम लोग अभी। पहला लक्ष्य क्या है भाई? प्रासंगिकता, कि प्रशासन को सामाजिक समस्याओं से जोड़ो, प्रासंगिक होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? मूल्य, कि प्रशासन को नैतिकता, न्याय और जनहित मूल्यों से जोड़ो, नैतिकता लाओ प्रशासन में, न्याय लाओ, जनहित के मूल्य लाओ, ठीक है, वैल्यूज से जोड़ो। तीसरी बात है सामाजिक समता, कि समाज के वंचित वर्गों को न्याय व सेवाएं देने की कोशिश करो। और चौथा है परिवर्तन, कि प्रशासन को सामाजिक बदलाव का उपकरण बनाओ, बदलाव का एक माध्यम बनाओ। तो ये तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब अपन देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पहली विशेषता है कि ये मूल्य परक दृष्टिकोण है, ये वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है। हम लोग देख ही लिए कि वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है। तटस्थता के स्थान पर क्या बात करता है? न्याय की बात करता है, नैतिकता की बात करता है ना। राजनीतिक प्रशासन विभाजन का विरोध करता है, ये बोलता है कि राजनीति और प्रशासन को आप बांट नहीं सकते, दोनों में अंतर नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। अगली बात ये करता है नौकरशाही का विरोध। ये बोलता है कि देखो नौकरशाही जो है, नौकरशाही एक तरह से, जो नौकरशाही की परिभाषा है, हमेशा इसको निगेटिव वे में लेके देखा गया। जब ये फ्रांस में आया नौकरशाही, और ये इसकी व्युत्पत्ति हो ब्यूरोमेनिया से। ब्यूरोमेनिया, ब्यूरोमेनिया मतलब क्या है? इसको एक बीमारी की तरह लिया गया था कि नौकरशाह जो होते हैं वो जनता का शोषण करते हैं, एक तरह से जनता का शोषण करते हैं, एक अपना अलग वर्ग बना के रखते हैं, अपने लोग उनमें उनका उठना बैठना होता है, जनता के साथ वो हंस के भी बात नहीं करेंगे, एकदम घूर के देखेंगे जनता को, जनता डर के उनसे रहती है नौकरशाहों से। तो नौकरशाही को कोई अच्छी अवधारणा नहीं माना जाता था। इसीलिए जब आप देखेंगे कि सेकेंड एआरसी आती है, या एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आता है, वो बोलता है कि नौकरशाही को जन केंद्रित बनाना है, और हमको नौकरशाही ही नहीं बल्कि लोक सेवक शब्द का उपयोग करना है, नौकरशाह का उपयोग नहीं करना चाहिए, सेवक शब्द का जोड़ो इसके साथ। तो इनका भी ये मानना था कि भाई नौकरशाही का विरोध करते थे, क्योंकि नौकरशाही कठोर केंद्रीकृत व्यवस्था के है, कठोर है, बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत है। इसके जगह आप लचीला करो इसको,
और भागीदारी आधारित बनाओ, मतलब जनता की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करो। सामाजिक सक्रियता की बात करते थे कि प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाना है हमको। समाज में होने वाले परिवर्तनों का माध्यम क्या बनेगा? प्रशासन बनेगा। अंतः अनुशासनात्मक बनाना है, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि केवल लोक प्रशासन को एक अलग विषय के तौर पे मत पढ़ो, बल्कि राजनीति विज्ञान को भी जोड़ो, इकोनॉमी को भी जोड़ो, सोशोलॉजी को भी जोड़ो, क्योंकि हर जगह का समाज अलग तरह से होता है। तो प्रशासन आप एक तरह से कैसे कर लोगे भाई? बस्तर में आपको प्रशासन करना है तो वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके समाज को आपको समझना होगा, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ का ट्राइब पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत थी डिप्टी कलेक्टर को बनने के लिए कल्चर पढ़ने की? लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि आपको सोशोलॉजी की, वहाँ के ट्राइब्स के कल्चर की, वहाँ की इकोनॉमी की, वहाँ की पॉलिटी की, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए प्रशासन चलाने के लिए। तो प्रशासन को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ध्यान दिया गया कि अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच होना चाहिए प्रशासन पे। तो ये तो इनके क्या थे भाई? विशेषताएं थी। केवल विशेषता तो होती नहीं, आलोचना भी होगी कुछ। आलोचना तो यह है कि ये अत्यधिक सैद्धांतिक है, बहुत ज़्यादा ये सैद्धांतिक बातें करते हैं। और सैद्धांतिक बातें मतलब पुस्तकी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन समाज ऐसे चलता नहीं, देश ऐसे चलता नहीं कि क्या होना चाहिए। ऐसे तो प्लेटो भी बोल के गया था कि कैसा बनना चाहिए समाज को। इनसे काम नहीं चलता, बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जो ये नहीं कर पाते बेचारे। अति आदर्शवादी हैं, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातें करते हैं, जो तो हम देखे ही हैं, अभी बात करते हुए देखे। तकनीकी दक्षता की उपेक्षा करते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। दक्षता और व्यावसायिकता पर कम बल दिए ये भी इनकी आलोचना है। अगली बात, इनका महत्व क्या है? लोक प्रशासन में वैल्यूज को इंपॉर्टेंस, वैल्यूज को लाने में, मूल्य आधारित करने में, लोक प्रशासन को मूल्य आधारित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होते तो लोक प्रशासन में मूल्यों की बात कोई नहीं करने वाला था। तो लोक प्रशासन को मूल्य आधारित बनाइए। दूसरी बात, प्रशासन को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में केंद्रित किए। ये बोले कि प्रशासन सामाजिक न्याय, प्रशासन में सामाजिक न्याय होना चाहिए, प्रशासन में समानता होनी चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस जैसे आधुनिक सिद्धांतों की नींव रखी इन्होंने। इनके वजह से ही गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसी अवधारणाएं आई। उनको हम अपनी आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष हम लेके आए, तो इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि नवीन लोक प्रशासन प्रशासनिक सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। प्रशासन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है, जो केवल दक्षता नहीं बल्कि न्याय, समता और परिवर्तन को भी प्रशासन का उद्देश्य मानता है। केवल दक्षता उद्देश्य नहीं है प्रशासन की, बल्कि परिवर्तन, समानता, न्याय भी उद्देश्य है। यह लोक प्रशासन को जन सरोकारों के निकट लाकर उसे लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाता है। जनता के निकट लाता है, लोकतांत्रिक बनाता है, उत्तरदायी बनाता है। तो ऐसी बातें आप कर सकते हो कंक्लूजन में। अगली अवधारणा पे आते हैं। ठीक है, तो आप पॉज कर दीजिएगा, जैसे आपको लगे कि 2 पढ़ लिया हूँ, अब मैं थोड़ा थक रहा हूँ, पॉज कर दीजिएगा, थोड़ा पानी वानी चाय वाय पी के आइएगा, फिर पढ़िएगा। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 क्लास में इसको निपटा दें। क्योंकि बात यह है कि इसको 15 दिन खींचने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आता बहुत कम है ना इससे क्वेश्चन, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ जाते इससे। तो जितना आता है उतना दिन दो, चाहे मतलब ये स्मार्ट स्टडी होती है। तो हम 6-7 दिन से ज़्यादा देंगे नहीं इसको। जो सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं उनको फिर हम खींचेंगे लंबा। कल ऐसे की क्लास भी आई, उससे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है ऐसे का, उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अब शुरू करते हैं विकास प्रशासन को। देखिए, विकास प्रशासन को एक बात के लिए बहुत आप लोग को गर्व होना चाहिए कि विकास प्रशासन जो शब्द है, ये देने वाले व्यक्ति भारतीय हैं, भारतीय लोक सेवक हैं, जिनका नाम है यूएल गोस्वामी। ठीक है, यूएल गोस्वामी ने विकास प्रशासन शब्द दिया था सबसे पहले। चलो अब इसको देखते हैं, यूएल गोस्वामी की भी बात होगी उसमें। विकास प्रशासन एक ऐसा प्रशासनिक प्रणाली है जो विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्योन्मुख, लक्ष्योन्मुख, परिवर्तन और जन केंद्रित होता है।
तो ये अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, इसको थोड़ा सा उसको मत देखो, थोड़ा समझने के बाद अपनी खुद की परिभाषा बनाया करो। इंट्रो खुद का बनाइएगा आप लोग। हम मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, समझने के बाद खुद से अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। परिभाषा एक देख लो, जो एडवर्ड वीडनर इसके सबसे बड़े थिंकर हैं विकास प्रशासन के। आपको एक थिंकर याद करना है विकास प्रशासन से रिलेटेड, तो इनको याद कर लो बस, और कुछ मत करो। अगर एक याद करना है तो, एक आध दो और याद करने तो यूएल गोस्वामी को याद कर लो, और एक दो अभी जॉर्ज गांट, इन लोग को याद कर लो। विकास प्रशासन एक कार्यान्मुख और लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है। अब क्या है भाई कार्योन्मुख और लक्ष्योन्मुख का मतलब क्या होता है? कार्य उन्मुख और लक्ष्य उन्मुख। कार्य उन्मुख का मतलब होता है वर्क ओरिएंटेड, और लक्ष्य उन्मुख का मतलब होता है गोल ओरिएंटेड। वर्क ओरिएंटेड मतलब ये है कि प्रशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए देश का, कि आप गांव में सड़कें बने, पुल बने, टॉयलेट बने, तालाब बने। कार्य उन्मुख होना चाहिए। प्रशासन का काम क्या है? कार्य करना है, जनता की सेवा करना है। दूसरा गोल ओरिएंटेड, लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो विकास प्रशासन में कार्य उन्मुख और लक्ष्य उन्मुख प्रशासन को विकास प्रशासन कहते हैं। इसको अभी हम पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आप इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझ जाओगे। यहाँ पे समझाने से उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो स्लाइड्स बना के लाए हैं। 1950-60 के दशक में विकास प्रशासन की उत्पत्ति होती है। कैसे होती भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, जैसे कि एक हमारा देश था। अब नए नए देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, लेकिन इनके पास क्या थे? संसाधन की बहुत कमी थी। इनके पास संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था, है ना, फाइनेंस नहीं करने वाला कोई था इनको, डेवलपमेंट इन देशों में हुआ नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब देश थे ये। दूसरी बात, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देखो ये गरीब बच्चा, तो गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, ये सब था इन इन नव स्वतंत्र देशों में, ठीक है। इन राष्ट्रों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण की तत्काल आवश्यकता थी। अब इन देशों को जरूरत क्या थी? इन देशों को जरूरत थी कि यार इनका सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, ठीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो प्रशासन को क्या काम करना था यहाँ पे? प्रशासन की यहाँ पे भूमिका थी कि वो कार्य करें, ठीक है। तो ये घटनाक्रम क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों में समस्याएं आई, जैसे गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, और इसकी वजह से कुछ कुछ अलग अलग लोग आए। कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समूह की स्थापना हुई। अब कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समूह की स्थापना एक फ्रेड रिक्स करके एक थिंकर होते हैं, वो करते हैं, और उन्होंने कहा कि विकास प्रशासन की अवधारणा दी उन्होंने कि विकास प्रशासन होना चाहिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों के लिए यह अवधारणा दी उन्होंने। अब क्या दी उन्होंने, देखते हैं, चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। विशेषता क्या है? पहले विशेषता देखेंगे फिर बाकी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि विशेषता समझने के बाद आप समझ जाओगे। देखो विकास प्रशासन आया क्यों, ये तो आप देख लिए कि नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बेरोजगारी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ नहीं था। अब इन देशों को आगे बढ़ना था, और इनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए था? इनको चाहिए था कि भाई आप पहले एक गोल बनाओ अपना, गोल ओरिएंटेड। मतलब यहाँ प्रशासन कैसे चलेगा? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो प्रशासकों का क्या गोल होना चाहिए? शिक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आधारभूत ढांचा हो गया। ये स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए प्रशासकों का। जो भी प्रशासक हैं देश के, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी लोग हैं काम करने वाले, इनका एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि शिक्षा दें देश की जनता को, स्वास्थ्य दें, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करें। तो विकास के स्पष्ट लक्ष्य निर्मित करे गए, ठीक है। विकास प्रशासन बोलता है कि विकास के स्पष्ट लक्ष्य निर्मित करो, कि 2030 तक हमको ये काम करना है भाई, और उसके लिए लगातार काम करो, एक गोल बनाओ, और उसके
अन्य गोल भी बनाओ कि 2024 तक क्या करना है, फिर 26 तक इतना कर लेना है, 28 तक इतना कर लेना है। तो आप एक गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, क्योंकि आपके देश में गरीबी है, अशिक्षा है, समस्याएं हैं। दूसरा चेंज ओरिएंटेड, क्योंकि यथा स्थिति को बदलना और नवाचार अपनाना। यथा स्थिति को बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके देश में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो विकास प्रशासन चेंज ओरिएंटेड है। तीसरी बात सिटीजन सेंट्रिक है, जनता केंद्र में है। योजनाएं जो बनाई जाए वो किसके लिए बनाई जाए, जनता को केंद्र में रख के बनाई जाए, ठीक है। अगली बात, नवाचार अपनाया जाए, इनोवेशन, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कई सारे इनोवेशंस अपनाने होंगे। जैसे आपको आपको सूचना तकनीक अपनाना होगा, डिजिटलाइजेशन करना होगा अपने देश का, डिजिटल टूल्स अपनाने होंगे, तो नवाचार अपनाओ। और इकोलॉजिकल अप्रोच भी थी कि प्रशासन को समाज, संस्कृति व स्थानीय संदर्भ के साथ जोड़ो, जो कि हम पिछले जो हम पढ़ रहे थे, जब हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, और उसमें भी हम देखे कि इकोलॉजिकल अप्रोच, अब इकोलॉजिकल अप्रोच अपनाना चाहिए कि हर देश की जो जनता है, हर देश की संस्कृति है, वो अलग अलग होती है। तो जब भी आप प्रशासन के मॉडल बनाओ तो आप उस देश की संस्कृति, उस देश की समस्या, उस देश की स्थिति को जांच में ध्यान में रखकर बनाओ। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच भी है। अब वापस से आ जाते हैं उन चीज़ों में। एडवर्ड वीडनर क्या बोल रहे हैं, परिभाषा देख लीजिए वापस से। एडवर्ड वीडनर बोल रहे हैं विकास प्रशासन एक कार्योन्मुख और लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है। अब आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ आ जाएगी क्यों वीडनर ऐसा बोल रहे हैं। कार्योन्मुख है और लक्ष्योन्मुख है विकास प्रशासन, है ना। अब वापस से आते हैं कुछ चीज़ों पे। इसको देने वाले कौन थे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समूह बना, जिसके अध्यक्ष FW रिक्स नामक व्यक्ति थे। रिक्स की अध्यक्षता में विकास प्रशासन की अवधारणा दी गई। तो रिक्स जो थे वो विकास प्रशासन की अवधारणा दिए, और रिक्स बोलते हैं कि भाई आप अलग अलग देशों को समझो, उनकी अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे समझने की कोशिश करो। अब इसको आगे देखेंगे। प्रमुख तत्व क्या है, तो अब मैं आपको पहले ही शुरू में बताया, शुरू में इंट्रोडक्शन देते टाइम मैं आपको बताया कि पहली बार इसका प्रयोग कौन किया था, UL गोस्वामी नाम के एक सिविल सर्वेंट थे। 1955 में पहली बार उन्होंने इसका यूज़ किया। एक इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके एक जनरल छपता था, उस जनरल में इनका एक चैप्टर आया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया करके उसका नाम था उस चैप्टर का। उस चैप्टर में ये पहली बार डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। UL गोस्वामी नाम होता है उनका। प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक राजनीतिक विकास, और तो आर्थिक राजनीतिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। रचना क्या है, जैसे वीडनर की एक बुक आप ध्यान में रख लीजिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च। वीडनर बुक लिखते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च, एक बुक है उनकी। लक्ष्योन्मुख है, मतलब लक्ष्योन्मुख मतलब क्या होता है, परिणाम आधारित कार्य, मिशन ओरिएंटेड। कार्योन्मुख है, मतलब कि काम पे ध्यान देना है, ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी, तो ये आप लोग को पता ही है, लेकिन हम और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ग्रामीण विकास को लेकर इसके क्या उपयोगिता है, क्या लक्ष्य है, तो मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, डिजिटल ग्राम योजना हो गई, ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया। तो गांव में क्या इनका मिशन होगा कि भाई इन चीज़ों को अधिक से अधिक इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे गांव के लोगों का विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में इनका है कि सर्व शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति, साक्षरता दर बढ़ानी है हमको, है ना। वो जो वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करना है, तो ये शिक्षा को लेके उद्देश्य हो गया। तो ये कुछ योगदान है इनके, मतलब कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या योगदान है हमारे देश में, तो ये योगदान है, आप इनमें योगदान बता सकते हो। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत हो गया, इंद्रधनुष हो गया, मिशन इंद्रधनुष, सामाजिक समावेशन में महिलाओं की भागीदारी हुई, तो ये इसके महत्व और उपयोगिता है। सुशासन के क्षेत्र में भी हुआ। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि विकास प्रशासन केवल योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गतिशील तंत्र है जो प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है।
इन विकास प्रशासन का ऐसा मानना है कि यदि आपको समाज में विकास करना है तो विकास का रास्ता प्रशासन के जरिए होके जाता है। आपको समाज में परिवर्तन लाना है तो वो परिवर्तन कौन लाएगा? प्रशासन लाएगा। ठीक है, तो प्रशासन के जरिए ही समाज में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा कि यह प्रशासन को पारंपरिक तटस्थ भूमिका से आगे बढ़ाकर समाज निर्माण और पुनर्निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाता है। तो ये समाज में के निर्माण में प्रशासन को भागीदार बनाने की कोशिश करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी आप नोट्स बना लीजिएगा अपनी, और आज से हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे मेंस का। कल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम था और एक ही क्लास हुई थी कल, तो हम लोग नहीं दिए। आज से हम क्वेश्चन देंगे, आप उसको अपलोड कीजिएगा, अपना आंसर राइटिंग करके उसको अपलोड कीजिएगा। आज से हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे और कल संडे है तो कल तो ऑफ रहेगी, फिर मंडे को क्लास होगी, मंडे से फिर हमारी एक क्लास और शुरू होगी। तो आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ये क्रांति अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचे। तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।